जो बुरी स्मृतियां हैं, बुरी याद है, जिनको भूल जाना चाहिए अगर हम राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी, और ये शायद होगा तब जब ऊंची जात नीची जात इनके लोग आपस में बैठेंगे। पहली बार पिछले अंग्रेजों का आने के बाद ये समय शुरू हुआ है जब अलग अलग जातियों के लोगों ने साथ बैठना शुरू किया है, साथ मिलना शुरू किया, साथ पढ़ना शुरू किया, उनके बीच में शादियां हो रही हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। ये भारत में पहली बार शुरू हुआ है। अभी भी होता है तो इसकी बड़ी सजा दी जाती है। आप लोगों ने सैराट फिल्म जिन लोगों ने देखी होगी उनको पता होगा, ऑनर किलिंग ये बहुत विशिष्ट भारतीय चीज है कि दो जाति के लोग एक दूसरे से यहाँ पर प्यार भी नहीं कर सकते हैं। तो भारत, जैसे अमेरिका का आप डाटा देखेंगे तो 17% शादियां वहां इंटररेशियल हो रही हैं। ब्लैक्स व्हाइट से शादी कर रहा है, व्हाइट से एशियन से शादी कर रहा है, एशियन हिस्पैनिक से शादी कर रहा है, और वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, और ये दुनिया भर में हो रहा है। अभी फ्रांस में एक लड़की अभी मिनिस्टर बनी है, वो मुस्लिम लड़की मोरक्को में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि वो भेड़ चराया करती थी मुस्लिम लड़की को। या अभी 2 दिन पहले तो शायद इंग्लैंड में, लंदन में मेयर शायद जो बना है वो पाकिस्तान। तो ये दुनिया ऐसी बन रही है, और हमको ये याद है, हम इसी को याद रखने में बिजी हैं कि शिवाजी ने किनसे लड़ाई की थी, और वो लोग आज भी हमारे दुश्मन हैं। और जो आर्य हैं उन्होंने अनार्यों को हराया और उनके घर जलाए। पूरी वेद में आपको देखेंगे ये हिंसा की कहानियां, हमारे सारे देवी देवताओं। भाई उस समय तो देखिए आप, जिस समय ये धार्मिक ग्रंथ लिखे जा रहे थे, उस समय तो इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। मतलब जिस इस्लाम को हम लोग मानते हैं बहुत सारे लोग, तो ये देवी देवता अपने हथियारों से किससे लड़ रहे थे? उसमें क्रिश्चियनिटी भी तो नहीं आई थी। किताबें जब ये लिखी गई हैं, सारे धर्म ग्रंथ, तो ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे। आज जो जिनको हिंदू कह रहे हैं उन्हीं में से तो किसी से उनका संघर्ष चल रहा था। तो उसको याद रखना अच्छी बात नहीं, याद रखना बाकी बहुत सारे संदर्भों में अच्छी बात है, लेकिन पीछे की कड़वाहट मुझे लगता है कि भूलना चाहिए। तो बाबा साहब के सपनों का भारत, फुले के सपने को भारत, साहू महाराज के सपनों का भारत अगर बनाना है तो पीछे की बहुत सारी कड़वाहट को भूलना जरूरी है। और कास्ट जिसको कि ये सारी परंपरा, बुद्ध से लेकर सारी परंपराएं एंटी नेशनल मानती हैं, मानवद्रोही मानती हैं, इसको भूलना भी बहुत जरूरी है। और अगर ये सारे लोग, पूरा भारत मिलकर आगे बढ़ेगा, नॉलेज को एक्वायर करने के प्रोसेस में बढ़ेगा, सारे लोग पढ़ेंगे, सारे लोग कॉम्पीट करेंगे, सारे लोग इस देश को आगे बढ़ाने के प्रोसेस में जाएंगे, तभी ये राष्ट्र वो राष्ट्र बन सकता है। इस संदर्भ में देखें तो आप फिर कम्युनल हार्मोनी बहुत इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिक सौहार्द होना चाहिए, दंगे नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। बहुत सामान्य बात है, बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन ये भी सच है कि ये इस देश ने, जिसको कहते हैं लोग कि बड़े शांतिपूर्ण देश हैं, ये सबसे वायलेंट किस्म की हिस्ट्री से लगातार गुजरता रहा है। अभी तक आप गुजरात तक देखेंगे तो लगातार बड़े दंगे इस देश में होते रहे हैं। तो ऐसे संदर्भ में इस बात को याद रखना जरूरी है कि, और अब मैं बातचीत के आखिरी हिस्से में बाबा साहब की राष्ट्र की जो कल्पना है उसका एक हिस्सा सिर्फ मैं अब रखना चाहूंगा। बाबा साहब की उसी स्पीच में जिसका जिक्र मैंने किया था 25 नवंबर 1949, वो इससे थोड़ा ठंडा समय होगा, इतनी गर्मी उस समय नहीं थी। दिल्ली में 25 नवंबर ठीक ठाक ठंडा समय होगा। 11 बजे का समय था 25 नवंबर को, और ऐसी एक सभा थी, पूरी संविधान सभा बैठी हुई थी, सारे लोग बैठे हुए थे, और राजेंद्र प्रसाद उस मीटिंग को चेयर कर रहे थे। और संविधान सभा में जितने सवाल पूछे गए थे, 300-400 तमाम तरह के सवाल, नेशन कैसा होना चाहिए, मौलिक अधिकार क्या होना चाहिए, मुख्यमंत्री को क्या अधिकार होना चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, नियम कैसे, कानून कैसे बनना चाहिए, इसको लेकर जितने सवाल पूछे गए थे, उनका जवाब देने के लिए किसको खड़ा होना पड़ा था? सोचकर देखिए, दुनिया भर में जितने सवाल, मतलब भारत का राष्ट्र कैसा बनेगा, और उसके सामने जितने तरह के सवाल हो सकते हैं, पूरे संविधान सभा की बहस में, 2 साल कुछ महीनों की पूरी बहस में जितने सवाल पूछे गए, उनका सवाल का जवाब देने के लिए कौन खड़ा हुआ होगा? Who else? बाबा साहब के अलावा कोई खड़ा हो ही नहीं सकता था। ये जिम्मेदारी बाबा साहब को दी गई। राजेंद्र प्रसाद ने बाबा साहब को कहा कि आप ही हैं जो इन सारे सवालों का जवाब देंगे। कोई नेहरू नहीं, कोई टंडन नहीं, कोई टीटीके नहीं। इसलिए जो लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, उनसे पूछना चाहिए कि फिर सारे सवालों का जवाब कोई और दे देता।
कि कोई भी तो दे सकता था, लेकिन बाबा साहब पे ये जिम्मेदारी थी कि बाबा साहब वो इन सवालों का जवाब देंगे। और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट भाषण है, वो भाषण सुनना चाहिए, 15 मिनट का भाषण है, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और वो भाषण टेक्स्ट पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने तो कई जगह कहा है कि 10वीं पास करने से पहले हर स्टूडेंट की लाइफ में कम से कम किसी भी एक कोर्स में एक बार उस